नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आपका यूनिट आपका जो 6 है, चैप्टर आपका जो 6 है, इसको आज हम बच्चों पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं। इसमें बच्चों आपके टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपकी यूनिट हैं। केवल आपकी 2 आपकी और भी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र कंप्लीट करा देंगे इसका पूरा का पूरा सिलेबस। उसके बाद हम इसके मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे, पिछले साल जो भी हुए हैं सभी विश्वविद्यालय में। ठीक है। और जितने अन्य सब्जेक्ट थे उसकी भी क्लासें हमारी करीब की कंप्लीट हो चुकी हैं। अपना जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हों उसके अकॉर्डिंग जाकर के आप हमारे चैनल में सारी की सारी क्लासें आप ले सकते हैं, चिल्ड्रंस क्लासें भी देख सकते हैं और पिछले साल के मॉडल पेपरों को भी जो है देख सकते हैं। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का है बच्चों। इसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। यूपी के जितने विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब इसका बच्चों जो छठा आपका जो यूनिट है ये है क्या, इसको समझ लो। सबसे पहले 6 आपका बच्चों जो यूनिट है इसमें से लिखित वाले पेपर में क्वेश्चन जो है बच्चों भर भर के आते हैं, तो लिखित वाले बच्चे जरूर देखेंगे, साथ में एमसीक्यू भी साथ में हम कराएंगे। ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन बच्चों की आदर्शवाद क्या है, व्यक्तिवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या का उन्मूलन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है बच्चों, जातीय राष्ट्रवाद क्या है, वैश्वीकरण क्या है, मानवाधिकार क्या है, नारीवाद क्या है। इसमें काफी क्वेश्चन है बच्चों, सभी को यहाँ से हम कराए दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों आदर्शवाद क्या है इसको समझ लीजिए। बच्चों आदर्शवाद जो है विचारधारा जो है राजनीति में नैतिकता और मूल्यों पर जो है जोर देती है। ठीक है। आदर्शवाद क्या है बच्चों, ये जो है राजनीति में जो है जो नैतिकता है और जो वैल्यू है इस पर जो है जोर देती है। इसके हम मुख्य विचार की बात करें तो ये जो विचारधारा है बच्चों ये मानती है कि दुनिया को कैसा जो है होना चाहिए। ये जो विचारधारा है मानती है कि दुनिया को कैसा होना चाहिए और जो है होना चाहिए इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। मतलब जो है दुनिया को कैसा होना चाहिए इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल कैसा है। ठीक है। मतलब कैसा है इस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, दुनिया को ऐसा होना चाहिए इस पर ये ध्यान देता है। या जो है युद्ध के बजाय शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन जो है करती है। मतलब जो आदर्शवादी जो विचारधारा बच्चों ये लड़ाई दंगा युद्ध पर जो है इसको जो है समर्थन नहीं करती है, इसके बजाय शांति और जो है शांति और अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसका जो है समर्थन करती है। फिर दूसरा इसमें बच्चों था कि व्यक्तिवाद क्या है, इसको समझ लीजिए। यह विचारधारा जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च जो है मानती है। देखो व्यक्तिवाद का मतलब होता है व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसमें क्या है ये विचारधारा मानता है कि राज्य जो कानून है ठीक है व्यक्ति पर हावी ना हो, व्यक्ति को जो है स्वतंत्र होने देना चाहिए, ये जो विचारधारा मानती है। इसके अंदर मुख्य विचार की बात करें तो राज्य को जो है व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप जो है करना चाहिए। मतलब जो राज्य मतलब होता है जो गवर्नमेंट है, जिस आप राज्य में रह रहे हो तो सरकार जो है आपके जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करे, दखल अंदाजी करे और अपनी जो है व्यक्ति जो है अपनी उन्नति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। न्यूनतम राज्य इसका जो है आधार है। ठीक है। दूसरा भी इसमें क्वेश्चन बच्चों था कि अराजकतावाद क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो यह जो किसी भी प्रकार की राज्य सत्ता शासन का विरोध जो है करती है, अराजकतावाद कहलाती है। इसके हम मुख्य विचार की बात करें तो अराजकतावादी मानते हैं कि राज्य एक जो है बुराई है जो मनुष्य की स्वतंत्रता को जो है छीनता है। मतलब अराजकतावाद क्या बच्चों, ये विचारधारा मानती है कि राज्य क्या है एक प्रकार की बुराई है, क्योंकि राज्य के द्वारा ही व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है छीनी जाती है, क्योंकि राज्य जो कि इसमें व्यक्ति रहने वाले राज्य के कंट्रोल में रहते हैं और वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां लोग बिना किसी सरकार पुलिस के आपसी सहयोग से जो है रहे। ये अराजकतावाद का जो है समर्थन इसका करती है। अब यहाँ से बच्चों समाजवाद क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये बच्चों आर्थिक और जो है सामाजिक समानता पर आधारित है। मतलब समाजवाद क्या है, ये आर्थिक और सामाजिक जो समानता है उस पर आधारित है। मुख्यतः इसके विचार की बात करें तो उत्पादन के जो साधन है जैसे कि फैक्ट्री है, जमीन है, इस पर जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो करके संपूर्ण समाज, संपूर्ण जो सरकार का नियंत्रण जो होना चाहिए। मतलब जो एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, या तो समाज का अधिकार हो या फिर सरकार का अधिकार हो, नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। और इसका लक्ष्य जो है अमीर गरीब की जो खाई है उसको खत्म करना है। अगला इसमें बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि पूंजीवाद क्या। देखो समाजवाद के जो है विपरीत है ये पूंजीवाद, क्योंकि पूंजीवाद का अर्थ होता है कि बच्चों अधिक से अधिक जो उद्योग धंधे लगाओ,
अधिक से अधिक जो है रुपए कमाओ। लेकिन समाजवाद क्या है बच्चों? समाजवाद कहता है बच्चों कि ऐसा कार्य करो जो समाज को जो है अधिकतर लाभ हो, समाज का भला हो। जैसे कि सरकार कोई भी जब योजना लाती है तो एक लोगों के लिए तो लाती नहीं है, सभी के लिए लाती है। जैसे कि फ्री राशन बढ़ रहा तो एक लोगों को तो मिलता नहीं है, जो इसके पात्र हैं सभी को मिलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि तो समाजवाद में बच्चों जो उत्पादन के साधन है एक व्यक्ति में ना होकर के पूरे समाज या सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, जिससे जो है संपूर्ण समाज का भला हो सके। और पूंजीवाद क्या है बच्चों? ये उसी का विरोधी है, विपरीत है। यह जो है निजी स्वामित्व या फिर निजी लाभ पर आधारित एक व्यवस्था है। इसके हम विचार की बात करें तो बाजार में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, सरकार को व्यापार में दखल नहीं देना चाहिए, और इसमें जो संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार जो होता है ये मानता है। फिर बच्चों साम्राज्यवाद क्या है? तो जब एक शक्तिशाली देश अपनी शक्ति और सीमा का विस्तार करने के लिए दूसरे देश पर नियंत्रण करता है, मतलब जो है मान लो अपना देश कोई ज्यादा ताकतवर हो गया, दूसरे देश पर कब्जा कर ले, तो उसको बच्चों हम साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य जो विचारधारा है यह अक्सर जो है सैन्य शक्ति, आर्थिक दबाव के जरिए दूसरे देश को अपने अधीन करने की नीति जो है होती है, करता है। फिर है बच्चों उपनिवेशिकवाद का उन्मूलन क्या है, इसको समझ लीजिए। यह जो है बच्चों वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गुलाम देश जो है आज़ाद होते हैं। ठीक है, देखो उपनिवेशिकवाद का उन्मूलन का मतलब होता है बच्चों जो गुलाम देश है, जैसे कि भारत क्योंकि पहले गुलाम था, 1947 में आज़ादी मिली, तो जब कोई देश गुलाम देश से जब आज़ाद होता है, फ्रीडम उसको मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, तो उसी को बच्चों हम उपनिवेशवाद का उन्मूलन कहते हैं। इसके हम मुख्य विचार की बात करें, जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत जैसे कई देशों ने विदेशी शासन जैसे कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और अपनी संप्रभुता हासिल की। इसे ही बच्चों उपनिवेशीकरण भी जो है कहा जाता है। ठीक है, अगला बच्चों देखिएगा राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद मतलब होता है बच्चों कि अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा, गर्व की भावना, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। इसके हम मुख्य विचार की बात करें तो बच्चों यह विश्वास है कि एक समान संस्कृति, इतिहास या भाषा वाले लोगों का अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय होना चाहिए। फिर है बच्चों जातीय राष्ट्रवाद क्या है? जात के आधार पर राष्ट्रवाद मतलब जो है यह राष्ट्रवाद का एक संकुचित रूप है, छोटा रूप है, जहां राष्ट्र की परिभाषा जात या वंश के आधार पर की जाती है। ठीक है, मुख्यतः इसके विचार की बात करें तो इसमें जो है माना जाता है कि देश केवल एक विशिष्ट जातीय समूह का है, इसमें नागरिकता का आधार साझा संस्कृति, संविधान के बजाय रक्त संबंध और साझा विरासत से जो होती है। अगला भी बच्चों क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है? देखो वैश्वीकरण की जब बात आती है बच्चों तो एक दिन जो है मन में सवाल उठता है कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि मान लो कुछ चीज़ें हमारे देश में नहीं उत्पन्न होती हैं, हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, और हमारे देश में कुछ चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न होती हैं तो हम दूसरे देशों से बेचते हैं, मतलब हम व्यापार करते हैं। तो वैश्वीकरण बच्चों एक प्रकार का व्यापार है। ठीक है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो संबंध बढ़ते हैं और एक दूसरे पर अधिक जो निर्भर हो जाते हैं, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो यह जो है पूरे विश्व को एक वैश्विक ग्राम में बदलने की प्रक्रिया है, जहां वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी, विचारों का सीमाओं के पार मुक्त प्रवाह होता है। इसी को बच्चों हम वैश्वीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे कि कोई अपनी जो है डिजाइन अमेरिका में करती है, उसके पुर्जे कोई चीन बनाता है, असेंबल भारत में करती है, जैसे कि एप्पल, सैमसंग के उत्पाद क्योंकि दुनिया भर में जो उपलब्ध है। और भी जैसे कि डिजिटल और जो सूचना क्रांति, जैसे कि आप भारत में बैठकर गूगल, यूट्यूब का जो उपयोग करते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में जानकारी कुछ ही सेकंड में आप जो प्राप्त कर लेते हो। तो बच्चे उत्पाद कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, गूगल है, यूट्यूब है, लेकिन आप बैठकर इसका उपयोग आप यहाँ कर रहे हो, तो एक प्रकार के क्या है? वैश्वीकरण ही तो है। फिर है बच्चों सांस्कृतिक आदान प्रदान, जैसे कि पश्चिमी देशों का फैशन, जैसे कि जींस वगैरह पहले अपने यहाँ नहीं पहना जाता था, तो पश्चिमी देशों के लोग वहाँ से पहनने लगे, फिर जो कि वहाँ से काफ़ी वहाँ से कल्चर देख के हमारे देश के लोग भी वही जो है फॉलो कर लिए हैं।
छोटे कपड़े पहनने लगे हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ का खान पीन, पिज्ज़ा, बर्गर, जो कि आज भारत में भी काफ़ी जो है लोकप्रिय हो गया है। ठीक है, और भारतीय योग या जो है मसालों का विदेशों में जो है प्रसिद्ध होना। ऐसा नहीं कि पश्चिमी देशों की ही कल्चर हमारे देश में आई है, हमारे देशों का भी कुछ वहाँ पर जो है कुछ कल्चर उन्होंने अपनाया है। फिर बच्चों अगला इसमें क्वेश्चन है कि मानवाधिकार क्या है। तो मानवाधिकार बच्चों वे बुनियादी अधिकार है जो हर मनुष्य को केवल मानव होने के नाते मिलने चाहिए, चाहे उसकी बच्चों जाति कोई हो, धर्म कोई हो, या फिर लिंग हो, या फिर राष्ट्रीयता कुछ भी हो, लेकिन वे मानव के अधिकार हैं जो कि मानव को मिलने चाहिए। प्रमुखतः हम दस्तावेज की बात करें बच्चों तो 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अपनाई गई मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है की गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन लिखित जो है एमसीक्यू में बनेगा कि मानवाधिकार की घोषणा बच्चों कब की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को। इसकी बच्चों 3 पीढ़ियां हैं। पहली इसमें पीढ़ी है कि नागरिक और राजनीतिक जो अधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी जो है पहली पीढ़ी है। दूसरी है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, जैसे कि काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सभी व्यक्ति को होना चाहिए। तीसरी पीढ़ी में सामूहिक अधिकार, जैसे कि शांति का अधिकार, स्वच्छता, पर्यावरण का अधिकार, ये सब होने चाहिए। तो वैश्वीकरण जो है मानवाधिकार बच्चों, वैश्वीकरण ने जहाँ अधिकारों के पास जागरूकता बढ़ी है, वही कारपोरेट शोषण के कारण जो है मानवाधिकारों के हनन की चुनौती भी जो है पैदा की है। अब लास्ट में बच्चों है कि नारीवाद क्या है। नारीवाद क्या है बच्चों? नारीवाद एक ऐसी जो है सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो जेंडर मतलब जो है लिंग के आधार पर होने वाला जो भेदभाव है उसको समाप्त कर पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकारों की जो है ये मांग करता है। इतनी सी परिभाषा बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या जो है सोचा जाता था कि लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता था। अभी भी कुछ देशों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, जो कि तालिबान वगैरह में। अभी भी हमारे देश में भी कुछ ऐसे जो है लोग हैं जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, यही सोचते हैं कि यहाँ पर भी जो है घर का ही काम करेंगे, शादी के बाद भी घर का ही काम करेंगे, तो उनकी ऐसी विचारधारा है। तो ये जो नारीवाद है बच्चों, एक प्रकार से ये विचारधारा है, एक आंदोलन है जो लिंग के आधार पर जो होने वाला जो भेदभाव है कि लड़कियों को ना जो है पढ़ाया जाए, लड़कों को पढ़ाया जाए, तो इस जो है भेदभाव को ये खत्म करता है और पुरुष और महिला के लिए समान अधिकारों की जो मांग करता है। इसमें बच्चों उदार नारीवाद, जैसे कि कानून में सुधार, शिक्षा के माध्यम से समानता की बात इसमें की गई है, महिला पुरुष दोनों को समान शिक्षा की। फिर अमूल चूक नारीवाद, ये जो है समाज की पितृसत्तात्मक जो संरचना है उसको जड़ से बदलने पर जो है जोर देता है, क्योंकि समाज बच्चों पितृसत्तात्मक है। फिर है समाजवादी जो है नारीवाद, तो महिलाओं के दमन के पीछे पूंजीवादी और पितृसत्ता दोनों जिम्मेदार जो है मानता है। फिर है वैश्वीकरण जो है नारीवाद, तो वैश्वीकरण ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर दिए हैं, लेकिन कई बार उन्हें जो है कम वेतन वाली असुरक्षित नौकरियों में जो है ढकेल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है बच्चों लिखना है। ये बच्चों आपके लिखित के क्वेश्चन थे, सभी मैंने आपको कराए। अब यहाँ से बच्चों हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसके साथ में हम कराए दे रहे हैं, जितने भी आपके इसमें बनेंगे यूनिट आपके 6 से। और बच्चों जो नारीवाद पर जो है इनके जो प्रमुख विचारक हैं बच्चों, नारीवाद के थोड़ा सा यहाँ से भी समझ लीजिए, फिर हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखें। तो प्रमुख इसके जो विचारी है बच्चों नारीवादी सिद्धांत के, वो आपके जो है सिमोन दी बोवार जी हैं, इनकी एक पुस्तक है द सेकंड सेक्स। इसमें इन्होंने जो है नारीवाद की जो है उसका जो है अध्ययन किया है, उसी पर जो इनकी आधारित है पुस्तक है। अब यहाँ से बच्चों इससे एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिए कि आधुनिकता के संदर्भ में लौह पिंजरा की अवधारणा बच्चों से कौन जुड़ा हुआ है, तो मैक्स वेबर जी, इसमें का पहला। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार में अत्याचार को रोकने के लिए शक्तियों के पृथक्करण के लिए किसने बच्चों तर्क दिया है, तो चार्ल्स जी मॉन्टेस्क्यू ने। फिर है कि सांस्कृतिक वर्चस्व की अवधारणा के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो एंटोनी ग्रम्सी हैं। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी दृष्टिकोण से पूर्व के चित्रण की आलोचना के रूप में प्रत्ययवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया, तो एडवर्ड जो है सईद ने। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है कि नारीवादी सिद्धांत की एक मूलभूत कृति जो कि द सेकंड सेक्स, इसकी पुस्तक बच्चों सिमोन दी बोवार जी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंसेगा एमसीक्यू में। फिर बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण को समझने में वैश्विक ग्राम की अवधारणा के लिए कौन प्रसिद्ध है बच्चों, तो मार्शल मैकुहान जी हैं। फिर है कि राष्ट्रवाद के संदर्भ में काल्पनिक समुदायों की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है, तो बेनेडिक्ट एंडरसन जी। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की किसने तर्क दिया कि आधुनिक राज्य की शक्ति युद्ध करने
और कर बढ़ाने की उसकी क्षमता में निहित है। तो चार्ल्स टिली ने। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सॉफ्ट पावर की जो अवधारणा पेश किया है, जोसेफ नाई ने। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की साधारण राष्ट्रवाद की अवधारणा के लिए कौन जाना जाता है, तो माइकल बिलिंग जी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन की विचार विमर्श आधारित लोकतंत्र की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है, तो गुर्गेन हैबरमास जी हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन के उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन में अधीनस्थ की अवधारणा किसने विकसित की है बच्चों, तो गायत्री जो है सुयवक जी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन की विकास और विकास के संदर्भ में निर्भरता सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है, तो अंद्रे जो है गुडर फ्रैंक जी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन की वैश्विक असमानताओं को समझने के दृष्टिकोण के रूप में विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा है, तो एम्यूल जो है वालरस्टीन ने। फिर 15 नंबर क्वेश्चन की सामाजिक पूंजी और लोकतंत्र पर इसके प्रभाव पर अपने कार्यों के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो रॉबर्ट पुटनाम जी हैं। फिर है 16 नंबर क्वेश्चन की समाज में तर्क संगत आलोचनात्मक बहस के लिए एक स्थान के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत किसने जो है की है, तो जो कि जुर्गेन हैबरमास ने। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिकरण की तीसरी लहर से कौन जो है जुड़ा हुआ है, तो सैमुअल जो है हंटिंगटन जी। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन सिद्धांत में राजनीतिक अवसर संरचना की अवधारणा किसने विकसित की है, तो सिडनी टैरो ने। फिर 19 नंबर है कि लोकतांत्रिक राज्यों की रक्षा के लिए उग्रवादी आंदोलन के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है, तो कार्ल जो कि लोवेनस्टीन। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की निरंतर जो है तरल आधुनिकता के समकालीन युग का वर्णन करने के लिए तरल आधुनिकता की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है, तो जिगमुंग जो है बौमन जी। फिर 21 नंबर क्वेश्चन की औपनिवेशीकरण मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो उपनिवेशों के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन की उपनिवेशवाद को सबसे उपरोक्त रूप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तो आर्थिक और सांस्कृतिक साधनों के माध्यम से औपनिवेशिक शोषण का जारी रहना। फिर 23 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रवाद का वह सिद्धांत जो साझा संस्कृति इतिहास पर जोर देता है, तो क्या कहलाता है, तो जातीय राष्ट्रवाद। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रवाद के संदर्भ में आत्मनिर्भर की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, तो राष्ट्रवाद के संदर्भ में आत्मनिर्णय की जो अवधारणा है इससे तात्पर्य होता है कि राष्ट्रों को स्वयं शासन करने का अधिकार देना। फिर है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विशेषता इस प्रकार है, तो साझा सांस्कृतिक विशेषताओं और विरासत पर ध्यान केंद्रित करना। फिर आपका है 26 नंबर राष्ट्रीय भाषा साहित्य का संवर्धन किसका उदाहरण है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन के वैश्वीकरण को आमतौर पर इस प्रकार समझा जाता है, तो वैश्विक बाजारों संस्कृतियों के एकीकरण के रूप में। फिर 28 नंबर क्वेश्चन की वैश्वीकरण की एक आलोचना यह है जिसमें जो है संस्कृतियों का समरूपीकरण जो है होता है, इसमें का पहला लगाओ, पहला नहीं बच्चों, इसमें का सी है। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा बच्चों कब की गई थी, अभी मैंने आपको बताया था 1948 में। फिर है मानवाधिकार की अवधारणा मुख्य रूप से संदर्भित करती है, तो सभी मनुष्यों के अंतर्निहित अधिकारों की। फिर है कि नारीवाद की पहली लहर मुख्य रूप से किन बातों पर केंद्रित है, तो कानूनी अधिकार और जो है मताधिकार पर। फिर है कि अंतर विभागीय नारीवाद लिखित पर जो है जोर देती है, तो लिंग का अन्य प्रकार की पहचानों के साथ अंतर संबंध से। फिर है कि उत्तर जो है औपनिवेशिक जो है सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो उपनिवेशवाद और उसके बाद के प्रभाव का विश्लेषण करना। 34 नंबर भी क्वेश्चन की वैश्वीकरण के संदर्भ में स्थानीयकरण से क्या तात्पर्य है, तो वैश्विक प्रथाओं को स्थानीय संदर्भ के अनुरूप ढालना। फिर है 35 नंबर सुरक्षा का दायित्व सिद्धांत बच्चों किससे संबंधित है, तो कहोगे मानवाधिकार हस्तक्षेप से। अगला देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नारीवाद की अवधारणा निम्नलिखित पर जो है बल देती है, तो विभिन्न संस्कृतियों में महिलाओं के विशिष्ट जो है अनुभव के रूप में। कामन की ट्रस्टी एक सिद्धांत है जो निम्नलिखित की जो है व्याख्या करता है, तो साझा संसाधनों का अत्यधिक जो है दोहन से। फिर है कि नव उदारवाद अक्सर जो है निम्नलिखित से जो है जुड़ा हुआ है, तो मुक्त बाजार नीतियों विनियमन में ढील से। फिर है कि मानवाधिकार संबंधी चर्चा में सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तर्क है कि मानवाधिकारों की व्याख्या सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर की जो है की जानी चाहिए, इसमें का बी है। फिर देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन की सैमुअल हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तावित सभ्यताओं का टकराव सिद्धांत ये जो है सुझाव देता है कि भविष्य के संघर्ष सांस्कृतिक धार्मिक पहचानों की इर्द गिर्द जो है केंद्रित होती है। फिर 41 नंबर है कि संसाधन अभिशाप सिद्धांत यह सुझाव देता है कि प्राकृतिक संसाधनों
से समृद्ध देश में अक्सर आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना जो करना पड़ता है। इसमें एक सी है। फिर सामाजिक पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो वे नेटवर्क मानदंड है, जो विश्वास है, जो सहयोग को जो है सुगम बनाते हैं। फिर एक नारीवाद में व्यक्तिगत की ही जो है राजनीतिक है। ये जो है अवधारणा क्या दर्शाती है बच्चों, तो व्यक्तिगत अनुभव राजनीतिक रचनाओं को प्रतिबिंबित और जो है प्रभावित करते हैं। फिर 44 नंबर है कि हाइब्रिड शासन व्यवस्था की विशेषता इस प्रकार है, तो लोकतांत्रिक और सत्तावादी तत्वों का संयोजन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन कि डिजिटल विभाजन से क्या तात्पर्य है, तो डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच रखने वालों और न रखने वालों के बीच का अंतर है। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन कि नागरिक राष्ट्रवाद निम्नलिखित पर जो है आधारित है, तो साझा राजनीतिक मूल्यों जो है नागरिकता पर। फिर है कि वाशिंगटन सहमति से क्या तात्पर्य है, तो मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों का एक समूह है ये, इसमें का पहला है। फिर वैश्विक शासन से क्या तात्पर्य बच्चों, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों समझौतों के माध्यम से वैश्विक मुद्दों का प्रबंधन। फिर 49 नंबर क्वेश्चन कि लैंगिक वेतन अंतर एक ऐसा मुद्दा है जिसे नारीवाद संबोधन करता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, तो एक ही काम के लिए पुरुष और महिलाओं के वेतन में अंतर होता है। फिर बच्चों है लास्ट में कि सतत विकास के बच्चों उद्देश्य क्या, तो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण सामाजिक समानता के साथ संतुलित जो है करना, इसमें का बी ऑप्शन। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। और फिर हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, यूनिट हमारा 7 रहेगा, इसको हम कल जो है कराएंगे। बहुत ही शीघ्र हम इसका पूरा कंप्लीट करा देंगे सिलेबस। सभी लोग जो है चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।